दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में वक्फ कानून को लेकर और वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर काफी चर्चा है। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। मीडिया में, टीवी स्टूडियोज के चैनल में, सोशल मीडिया में, सामाजिक जलसों में, हर जगह वक्फ को लेकर लोग उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल ये पूरा मुद्दा क्या है। कई इसमें लीगल और तकनीकी पहलू हैं जिसकी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में हो रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि क्या वक्फ वास्तव में जिस तरह से हमें बताया जा रहा है कि ये इस्लाम का एक एसेंशियल अंग है और अगर मस्जिद बन गई तो वक्फ प्रॉपर्टी अगर है तो आप उसको हटा नहीं सकते, या कोई भी जमीन पे अगर उसको एक बार वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, और अल्टीमेटली मामला घूम फिर के आ जाता है कि वक्फ बाय यूजर। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पे चर्चा कर रहा है कि व्हाट इज वक्फ बाय यूजर। अब इससे संबंधित कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं और कई तरह के जस्टिफिकेशन और आर्ग्यूमेंट्स हैं। आज आपके सामने जो मैं लेके आया हूं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया था, ये दिया था 1994 में, 24 अक्टूबर 1994। अगर आप देखना चाहें डेट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम इस केस की चर्चा करेंगे। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाबरी मस्जिद, जो उस समय बाबरी ढांचा कहा जा रहा था, उससे संबंधित विवाद को लेकर है। उस स्थिति में जब उस पूरी लैंड को एक्वायर किया गया सरकार के द्वारा, तब ये मुकदमा पहुंचा कि क्या सरकार इस जमीन को एक्वायर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि विवादित ढांचा है, कुछ लोग कह रहे थे विवादित यहाँ पे बाबरी मस्जिद है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार क्या करे। इसको लेकर देश में काफी रोष था, अलग अलग जगह पे। आपको पता है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। अब मुद्दा ये है कि इस मुद्दे में ऐसा क्या है जो इस बार जो वक्फ का डिबेट चल रहा है उसमें कंसिडर करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं और हमें इस बात को समझने को मिलेगा कि क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस लॉजिक को मानेगा या नया कोई लॉजिक क्रिएट करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा जिसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इस्लाम के लोगों से बात करते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उनसे बात करते हैं, तो अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, मस्जिद, दरगाह, नमाज वगैरह वगैरह। अब सवाल इस बात का है कि भाई, क्या मस्जिद एक एसेंशियल कंपोनेंट है? वो इस पूरे मुकदमे में जड़ थी कि आप जिस बाबरी मस्जिद को हटा रहे हो वो तो अब मस्जिद है, वो एसेंशियल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा हम चर्चा करेंगे। दूसरा, दरगाह। क्या दरगाह वैलिड है इस्लाम में? क्योंकि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा का विरोध है कि मूर्ति पूजा आप नहीं कर सकते और आप बीच में कोई मिडिल मैन भी नहीं रख सकते, आपको सीधा अल्लाह से बात करनी है। तो ये दरगाह वाले कौन है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है इस्लाम में, इसको भी समझना होगा। क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि साहब ये दरगाह इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, और बहुत सारे लोग उसी चक्कर में दरगाहों के चक्कर काटने लगते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है नमाज। नमाज जिस तरह से हम प्रेयर की बात करते हैं, बिल्कुल हर धर्म में कहा है कि आप अपने आराध्य को नमन करें, उनसे प्रेरणा लें, उनसे आशीर्वाद लें। नमाज उसी का हिस्सा है और नमाज को एसेंशियल कहा गया है। बाकी दो चीजें इस्लाम में क्या एसेंशियल है नहीं, इसको लेकर मुद्दा पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम उसी की चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये मुद्दा था, जैसा मैंने कहा, कि यह सिविल सूट था। 2008 1993 में एक केस फाइल हुआ था जब सरकार ने उस जमीन का अधिग्रहण किया था। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया और 24 अक्टूबर 1994 को बेंच ने जजमेंट दिया। और वेंकट चलैया साहब, उस समय चीफ जस्टिस थे, अहमदी साहब थे, एमवी वर्मा थे, जस्टिस रे साहब थे और भरूचा साहब थे। इनका इशू ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 1993 एक्ट एंड एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस राइट्स अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। यही इस समय वक्फ को लेकर, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर विवाद है कि साहब ये हमारे आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर अतिक्रमण है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मुद्दा क्या था? जैसा मैंने पहले कहा कि जो अयोध्या एक्ट 1993 था उसको वैलिडिटी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन थी कि भाई ये क्या वैलिड है या नहीं।
constitutional validity of acquisition of certain area of Ayodhya Act 1993, impact on religious rights under Article 25 and 26, यही आर्टिकल इस समय डिबेट में है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वक्फ के कानून को इसी मेन आर्टिकल के अंदर चैलेंज किया गया है। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की आफ्टर ऑल इस्लाम कहता क्या है, हर आदमी अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन वास्तव में इस्लाम कहता क्या है इसको भी तो समझा जाए। ये जानना भी जरूरी है कि वेदर प्रेइंग इन मॉस्क इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 और 26, और वेदर प्लेस ऑफ वर्शिप इटसेल्फ इज नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर इन इस्लाम। तो जो कहा जा रहा है कि हमारे धार्मिक अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है, और जो संविधान कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले धर्म क्या कहता है, अतिक्रमण को उस आधार पे समझा जाए, ना कि जो लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए उनके हिसाब से समझा जाए। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी, उन्होंने ये कहा, जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि साहब ये जो कानून है आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। ये हमारा अधिकार है कि हमारे पास एक मस्जिद होनी चाहिए और वहीं पे होनी चाहिए जहां हमने बनाई थी, और वहीं पे ही प्रेयर होगी। ये उनका आर्ग्यूमेंट था, बिकॉज ये हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू मैनेज रिलीजियस मैटर। तो ये हमारा अधिकार है, उसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये बनाया, बाबरी मस्जिद की जमीन को कब्जा किया, लेकिन आपने इस तरह का कोई कानून बना के हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर किसी भी तरह से आपने कोई कब्जा नहीं किया। तो क्या आप इस्लाम के खिलाफ या मुस्लिम्स के खिलाफ ये कानून बना रहे हैं? तीसरा मुद्दा था कि साहब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट टू वर्शिप एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। अब वो बाबरी मस्जिद ढांचा जो था वो स्पेसिफिक लोकेशन थी। अब ये हमारा राइट है वहीं जाके पूजा करें या प्रेयर करें या नमाज पढ़ें, आप उसको कैसे वहां से हटा सकते हैं? ये भी अधिकार है हमारा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और फिर ये कहा गया कि जो सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट है उसमें कि अगर कोई इस तरह के लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको आप प्रिवेंट करते हैं, लीगल कोर्स को डिनाई किया गया है कि जो सरकार का डिसीजन है वो फाइनल है। अब सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया इसको भी समझना चाहिए। सरकार ने कहा, देखिए साहब, हम पब्लिक ऑर्डर और सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने जो एक्विजिशन किया है डिस्प्यूटेड एरिया का, वो जो है विवादित था, उसके कारण पूरे देश में दंगे हो रहे थे। आपको पता है कि पूरा अयोध्या मार्च निकला, अलग अलग जगह पे दंगे हुए वगैरह वगैरह। सवाल अब इस बात का है, क्या सरकार मूक दर्शक बन के देखती रहेगी या इस तरह के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी? पहली बात, ये उनका कहना था। दूसरा, गवर्नमेंट की पावर है एक्विजिशन। द गवर्नमेंट हैड द राइट टू एक्वायर एनी लैंड इंक्लूडिंग रिलीजियस प्लेसेस अंडर इट्स सोवरेन पावर्स। अब ये तो सरकार का अधिकार है। कल को मान लीजिए वहां पे डिफेंस के लिए या एयरपोर्ट के लिए या रेलवेज के लिए हमें कोई एरिया चाहिए, कंट्री के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई हमें इंस्टीट्यूशन बनाना है, हमें एरिया चाहिए, तो आप रोक के बैठ जाएंगे कि हम परमिशन नहीं देंगे? मतलब देश की डेवलपमेंट नहीं होगी क्योंकि किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि साहब ये हमारी जमीनें हम नहीं देते। इसीलिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। वो राइट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती है फॉर पब्लिक यूज तो आपको पूरा अधिकार है उस लैंड को एक्वायर करने का। ये बात अलग है कि उसके बदले में सरकार कंपनसेशन दे सकती है, पैसा दे दे या अल्टरनेट लैंड दे दे, वो बात अलग है। लेकिन ये कहना कि सरकार लैंड एक्वायर नहीं कर सकती, ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये भी बात हमें समझनी होगी। फिर नो डिस्क्रिमिनेशन। द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रिजॉल्व द लैंड डिस्प्यूट पीसफुली एंड प्रिवेंट फर्दर कम्युनल टेंशन। इसमें जब झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, तो हमारा काम तो विवाद को कटाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट है तो फिर विवाद कैसे रोकेगा? डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स को हम कैसे प्रिवेंट करें? उसके कारण जो विवाद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? तो आप उस सोर्स को एलिमिनेट करोगे ना। तो हमने सोर्स को एलिमिनेट किया विच वाज पार्ट ऑफ द होल डिस्प्यूट इन द कंट्री। और इन्हों का यही कहा था कि जो एक्विजिशन हुआ, द एक्विजिशन वाज एम्ड एट रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, नॉट फेवरिंग वन कम्युनिटी ओवर द अदर। तो इसको रिस्क था। अब इस सब बातों को सुन के दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स थे,
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया दोस्तों, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में हमें समझना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड वेदर प्रेयर इन ए मॉस्क इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। क्या मस्जिद के बगैर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? क्योंकि अगर आप देखें तो मोहम्मद साहब ने तो ये कहा था कि ये पूरी धरती है, मैं कहीं पे भी बैठ के नमाज पढ़ सकता हूं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमें एक मॉस्क चाहिए और मॉस्क के अंदर ही नमाज होगी। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में बहुत सारी मस्जिदें बनती हैं और टूटती हैं। अगर वहां पे डेवलपमेंट प्लान है और उसके बीच में मस्जिद आ रही है, उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि दिस इज नॉट एसेंशियल। इस बात को हमें समझना होगा। बहुत सारे ऐसे इस्लाम के बड़े स्कॉलर हुए हैं या लोग हुए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने मस्जिदें बनाई, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इस्लामिक सरकारों ने ही उनको हटाया। और ये इतिहास है, आप इसको जाके दुनिया में सर्च कर सकते हैं। द कोर्ट रूल्ड दैट प्रेइंग नमाज इज एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। नमाज पढ़ना एसेंशियल है, वो आप करिए, उसको आपको कोई नहीं रोक सकता। बट द प्लेस ऑफ वर्शिप इज नॉट नेसेसरी एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन अनलेस द प्लेस होल्ड स्पेसिफिक रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नमाज पढ़िए, लेकिन अगर आप राम मंदिर पे या ज्ञानवापी मस्जिद पे या कृष्ण जन्मभूमि पे कब्जा करके वहां नमाज के लिए कहते हैं साहब हमने तो यहाँ मस्जिद बना दी, अब यही नमाज होगी, तो क्या ये इस्लाम के लिए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट थी? सवाल क्या है? स्पेसिफिक रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इस्लाम बाहर से आया, हिंदुस्तान में इस्लाम का कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ये एक्वायर्ड रिलीजन है। ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास मक्का है, मस्जिद है, और जो पुरानी मस्जिदें हैं मिडिल ईस्ट में, वो जरूर है, क्योंकि वहां पे मोहम्मद साहब ने जो भी काम किए होंगे वो कहीं ना कहीं उनके फुटस्टेप्स होंगे, उनका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। क्या हिंदुस्तान में वो आए थे? क्या ऐसा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है? क्योंकि मोहम्मद साहब के अलावा अगर कोई भी आया हो वो इमैटीरियल है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि आपको सीधा अल्लाह से बात करनी है, कोई मिडल मैन नहीं चाहिए आपको। यू डोंट नीड इन बिटवीन मिडल मैन, आपको बाबाज नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो आप सीधा मोहम्मद साहब की प्रेयर करिए, उसके बीच में अगर कोई भी है कि साहब ये उनके नंबर 2 थे, नंबर 3 थे, नंबर 5 थे, ये उनका सिग्निफिकेंस है, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इसीलिए भारत के अंदर इस्लाम से संबंधित कोई ऐसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस लोकेशन है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, हिस्टोरिकल हो सकती हैं कि साहब यहाँ पे कोई बादशाह रहता था, ये उसका घर है, मकान है, लेकिन वो इस्लाम का नहीं है। वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और रिलीजियस सिग्निफिकेंस में फर्क करना चाहिए। हो सकता है कि कोई बादशाह कहीं पे जाके नमाज पढ़ते हो, वो प्लेस भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की सिर्फ वही जगह मानी जाएंगी जिनका ताल्लुक मोहम्मद साहब से। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आप किसी और चीज को रिलीजियस सिग्निफिकेंस मान सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ऑफरिंग पीरियड एट एनी लोकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लाम एंड एज सच द एक्विजिशन ऑफ मॉस्क डिड नॉट इन्फ्रिंज अपॉन the religious rights of Muslims unless the location had specific religious significance. इसीलिए जब अयोध्या इस्लाम का कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं था, तो ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? कृष्ण जन्मभूमि कैसे हो सकता है? बाकी जो मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ नहीं है। तो ये कहना कि वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिस यूजर बाय प्रैक्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं, वक्फ बाय यूजर की जब हम बात कर रहे हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस इस्लाम में नहीं है टेक्निकली। हाँ, अगर वो चीज सार्वजनिक है, पब्लिक इंटरेस्ट की है कि आपने वहां पे हॉस्टल बना दिया, वहां पे आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया जो पब्लिक यूज की है और लगातार यूज हो रही है, ठीक है, समाज का भला हो रहा है, होना चाहिए। क्या उसका अल्टरनेट बन सकता है? अगर बन सकता है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये नहीं होगा, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं लिखा गया। Acquisition of religious property. The court found that the state has a sovereign power to acquire property, including religious properties, under the principle of eminent domain, provided such acquisition is for public purpose. अगर आप पब्लिक के लिए बना रहे हैं, वो एक्विजिशन हो रहा है,
तो आप उसको यूज कर सकते हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, आप कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप कोई कॉलेज स्कूल बना रहे हैं, आप ऐसी जगह पे एक्विजिशन करके आप उसको पब्लिक यूज के लिए कर सकते हैं। उसमें सरकार का पूरा अधिकार है। कल को आपको आर्मी कैंटोनमेंट बनाना है, आपको वहां पे एयरपोर्ट कुछ वन बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इवन हिंदुओं के मंदिर भी हटाए गए हैं। आप जाके देखिए वाराणसी में क्या हुआ, दिल्ली में जब फ्लाईओवर चौड़े हुए थे, हिंदुओं के मंदिर भी हटाए गए। तो ये कहना नहीं हट सकता, ये सरकार का सोवरेन राइट है, वो हो सकता है। द कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 25, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, द आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसको ध्यान से समझिए, do not protect the right to own property but rather the right to practice religion। जो आप कह रहे हो कि हमारा प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है, आपकी प्रैक्टिस रिलीजन की है, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर है, नॉट प्रॉपर्टी अफेयर। तो वक्फ क्या है? वक्फ है प्रॉपर्टी, वक्फ कोई रिलीजन नहीं है। जो वक्फ कानून है, ये प्रॉपर्टी मैनेज करने का कानून है। वक्फ प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये इसका कानून है। वक्फ में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो वक्फ का मैनेजमेंट है वो बताएगा कि इस्लाम कैसे चलेगा या इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस करना है। इवन वक्फ कानून में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीईओ है वक्फ का, वो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, अगर मान लीजिए कोई वक्फ प्रॉपर्टी और वहां पे कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है, तो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो भी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसका काम रिलीजियस परफॉर्मेंस का नहीं है। इस बात को हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए। अब रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है। गवर्नमेंट्स एक्विजिशन ऑफ लैंड डिड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कोई अधिकार गलत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आपको कोर्ट जाने से रोका जा रहा है, आपको अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट लगता है, वहां पे आप कोर्ट जा सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं होगी। तो कुल मिला के दोस्तों सीधी सी बात यहां आ गई कि तो इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, ये एक लैंडमार्क डिसीजन था दैट डेल्ट विद द टेंशन बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड स्टेट पावर इन इंडिया। यही इशू दोबारा अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आया है। इसीलिए इस पूरे मुद्दे पे मैंने चर्चा आपके सामने करी कि जिस तरह से विवाद चल रहा है कोर्ट में और जिस तरह से मीडिया और टीवी स्टूडियोज में लोग बहस कर रहे हैं, उनको सच्चाई पता होनी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि जो इतने सारे जो हमने देखे हैं कि जगह जगह पर दरगाहें बन गई हैं, इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि दरगाह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है। आप जाके, सबसे इंटरेस्टिंग इसका एग्जाम्पल क्या है, औरंगजेब जिसको सबसे बड़ा नवाजी माना जाता था, उसको जिंदा पीर भी बोलते थे लोग। औरंगजेब की जो जहाँ पे दरगाह है या जहाँ पे उनका जो कब्रिस्तान है, जहाँ पे उनको दफनाया गया है, उसके ऊपर कोई मॉन्यूमेंट नहीं। मैं देख के आया हूँ औरंगाबाद के पास। वो बिल्कुल ओपन में ऐसे लगता है जैसे गरीब आदमी की कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसको अंग्रेज शासन के दौरान ये बताया गया मुझे कि अंग्रेज जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज था, उसने हैदराबाद के जो उस समय रूलिंग जो फैमिली थी, जो निजाम थे हैदराबाद के, उनको कहा कि भाई साहब इस दरगाह को, ये औरंगजेब की दरगाह है, इसको कुछ तो आप आसपास मेंटेनेंस वगैरह कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं किसकी अनजान आदमी की है, और ये बादशाह रहा है भारत का। तब जाके वहां पे थोड़ा सा संगमरमर का उसका वहां पे बेस बनाया गया है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बड़ा मजार की तरह से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है जैसे ताजमहल पे है या बाकी जगह पे है। कोई छतरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि जब हम रिलीजियस मैटर्स पे जाते हैं तो हमें रिलीजन क्या कहता है उस पे जाना चाहिए, ना कि रिलीजन का अनुवाद करने वाले या उस रिलीजन से बेनिफिट लेने वाले लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं उन प्रॉपर्टीज में, वो रिलीजन का नाम लेके कोर्ट्स को और समाज को गुमराह तो नहीं कर रहे। ये अब जिम्मेवारी कोर्ट्स की है, समाज की है, मीडिया की है कि सच्चाई तक जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, वक्फ बाय यूजर का लॉजिक या डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो
कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए और तथ्यों की जानकारी लीजिए। इंटरनेट भरा पड़ा होगा इस तरह के विवादों पे और उनके जस्टिफिकेशंस। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। फिर हम मुलाकात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।